अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बेटा, हमने टॉपिक शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी थी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बेस करती है। आज हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन पैदा करवानी है। ताकि जो हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि छोटे जानदारों को इस्तेमाल करते हुए हम इंसानियत के फायदे के लिए कोई चीज बना लें, उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हमने बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बनवानी है। तो हमारे टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन प्रोटीन इन बैक्टीरिया। ये जो इंसुलिन है ये ब्लड है अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन है जो प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन को पहली दफा जो है वो 1916 है अंदर एडवर्ड एस शेफर ने डिस्कवर किया था। अब एडवर्ड एस शेफर ने पैंक्रियाज है अंदर मुख्तलिफ सेल्स है पैचेस थे जिन्हें हमने नाम दिया था आइसलेट्स ऑफ लेंजर हैन। इन पैचेस को एक साइंटिस्ट लेंजर हैन ने डिस्कवर किया था। इस लेंजर हैन ने वो जो जजीरे नमा सेल्स जो पैंक्रियाज है अंदर मौजूद थे इसने डिस्कवर किया। इन जजीरे नमा सेल्स है अंदर सेल्स जो थे वो दो तरह से पाए जाते थे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। उन बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन पैदा होती है। जो इंसुलिन जो है वो 1916 में एडवर्ड एस शेफर ने पहली दफा जो है वो डिस्कवर की थी। 1954 है अंदर एक और साइंटिस्ट आता है फ्रेडरिक सैम्वर। इसने सबसे पहले इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था उसे डिस्कवर किया था और इसने बताया है इंसुलिन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई है और इसके पॉलीपेप्टाइड चेन है अंदर जो है वो 109 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, यानी 109 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब ये जो 109 अमाइनो एसिड वाली इंसुलिन है इसका नाम था प्री प्रो इंसुलिन, यानी ये फाइनल इंसुलिन नहीं है, ये फंक्शनल इंसुलिन नहीं है, ये अपना काम जो है वो सही से परफॉर्म अभी नहीं करे ही। अभी ये प्री प्रो इंसुलिन है जिसके अंदर 109 अमाइनो एसिड है। जब ये टारगेट सेल है अंदर इंटर होती है तो उसके सेल मेम्ब्रेन से इसे क्रॉस करना पड़ता है। उस दौरान जो है वो 23 अमाइनो एसिड जो है जो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन से रिमूव कर दिए जाते हैं। ये जो 23 अमाइनो एसिड जो होते हैं ये मुकम्मल तौर पर एक मॉलिक्यूल के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होती है तो ये 23 अमाइनो एसिड्स को रिमूव करवा दिया जाता है। पीछे जो है वो 86 अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब जब इसे फाइनल शेप दी जाती है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, जब इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किया जाता है तो इसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड्स बचते हैं। अब जब ये फाइनल अमाइनो एसिड्स बचते हैं, फाइनल पॉलीपेप्टाइड बचती है तो इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड जो हैं ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन ही सूरत में अरेंज होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम है अल्फा चेन या फिर ए चेन। दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका नाम है बीटा चेन या फिर बी चेन। ए चेन है अंदर 21 अमाइनो एसिड्स पाए जाती हैं, बी चेन है अंदर जो है वो 30 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इस तरह 30 प्लस 21 जो है 51 अमाइनो एसिड्स जो है वो टोटल पाए जाते हैं। जब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ता है, यानी जो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं उसका जो जीन है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है और वो जीन का नाम है इंस।
इंस जो लफ्ज है ये इंसुला एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान में एक लफ्ज है इंसुला, ये उससे डिराइव्ड है। तो अब इंसुला का मतलब है आइसलैंड्स। आइसलैंड्स जो है वो इसका जो शुरू वाला लफ्ज है इंस INS, तो इसी नाम पे इसका जीन का नाम भी रख दिया जो है वो जीन इंस। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर मौजूद होता है जीन। अब क्रोमोसोम हो हमने मुख्तलिफ रीजन्स, बैंड्स और उसके बाद सब बैंड्स है अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये जो इंसुलिन वाला जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 11, उसका जो छोटा बाजू है, क्रोमोसोम है 2 बाजू होते हैं, पी आर्म और क्यू आर्म। तो छोटे आर्म हो, छोटे बाजू हो, पी आर्म बोला जाता है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर पी आर्म पर रीजन जो है वो 11 है, बैंड जो है वो 15 है और सब बैंड जो है वो 5 है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 11 रीजन, पी आर्म, 15 बैंड, 0.5 जो है वो उसका सब बैंड है। तो ये इस तरह क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाता है। इस इंसुलिन जीन है अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो टोटल 1425 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। इसे हम जनरली बोल देते हैं ये 1.5 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। इस बेस पेयर है अंदर जो है, इस जीन है अंदर जो है वो 3 एक्सॉन पाए जाते हैं, 2 एंट्रॉन पाए जाते हैं। अब जीन है अंदर मुख्तलिफ रीजन होते हैं जो कोडिंग होते हैं, जिनके डिकोड होने से प्रोटीन बनती है, और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनकी कोई प्रोटीन नहीं बनती। तो जो एक्सॉन रीजन होते हैं ये प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। एंट्रॉन जो होते हैं ये इनका फंक्शन जो है वो अभी नाउन नहीं है। तो ये डीकोडिंग रीजन जो है वो एंट्रॉन होते हैं। नंबर 2 स्टेप जो है वो है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लाज्मिड। अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ढूंढ लिया है, अब हमने उसे किसी वेक्टर है अंदर इंसर्ट करवाना है, और वो वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड है जो इंसुलिन के फेस में लिया जाता है। ये प्लाज्मिड भी जो है वो इसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया से लिया जाता है, और प्लाज्मिड का नाम है PBr322। ये प्लाज्मिड बहुत अच्छा प्लाज्मिड है क्योंकि इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 एंटीबायोटिक हैं जिन्हें रेजिस्टेंट जीन जो है वो PBr322 प्लाज्मिड है अंदर पाए जाते हैं। एक दूसरा प्लाज्मिड भी जो है जो ई फ्लाई से लिया जाता है, उसका नाम है PUC18, PUC19। ये दोनों प्लाज्मिड जो हैं ये PBr322 ही मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो है एम्पिसिलिन है अगेंस्ट होता है। तो हम यहाँ पे जो सिलेक्शन करते हैं वो हमने किया PBr322। एक तो इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दूसरे नंबर पर इसमें रीजन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है, तीसरे नंबर पर इसका स्मॉल साइज है, चौथे नंबर पर इसका कॉपी नंबर इन होस्ट सेल मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, इस पे रिस्ट्रिक्शन साइट्स ज्यादा हैं, ये थोड़े टाइम में ई फ्लाई जो है वो डिवाइड होता है, जो है वो प्लाज्मिड है जो कॉपी नंबर है उसे बहुत ज्यादा हरता है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज की वजह से हम ई फ्लाई है अंदर PBr322 प्लाज्मिड हो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड भी ले लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने ले लिया। ई फ्लाई जो है, इसर्शिया फ्लाई जो बैक्टीरिया है ये इतना एडवांस्ड बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है और हमने जो प्रोडक्ट लेनी है वो यूकैरियोटिक सेल ही प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जो है वो यूकैरियोटिक हैं, और ये हमें जो है वो डायरेक्ट जो प्रोटीन है इंसुलिन है ये सिंथेसाइज नहीं करती, क्योंकि ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। तो फिर हम ई फ्लाई लेते हैं, उसमें से 2 प्लाज्मिड निकाल लेते हैं। एक प्लाज्मिड है अंदर हम ए चेन वाला जीन डाल देते हैं, दूसरे प्लाज्मिड है अंदर हम
बी चेन वाला जो है वो जीन डाल देते हैं। तो है एक ही प्लाज्मिड है, अंदर दोनों जीन हम इंसर्ट नहीं करवा सकते, तो हम सेपरेट प्लाज्मिड लेते हैं, सेपरेट जीन लेते हैं। अल्फा चेन बनाने वाला इंसुलिन दो चेन पर मुश्तमिल होती है, अल्फा चेन बीटा चेन। अल्फा चेन वाला जीन हमने एक प्लाज्मिड में डाल दिया, बीटा चेन वाला जीन हमने दूसरे प्लाज्मिड है अंदर डाल दिया। अब ये जो दोनों रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन चुके हैं ये हम डालते हैं, ये प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड है अंदर मुख्तलिफ जीन्स होते हैं। अब उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, उसमें एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज कंपाउंड है, उसको बनाने वाला जीन भी है। तो ये जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए हैं अल्फा चेन वाला और बीटा चेन वाला, इसे हमने जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन है उसके साइड पर डालते हैं, यानी उसके एक साइड पर ये डाल देते हैं, दूसरी साइड पे वो खुद होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला। इससे शुरू में प्रमोटर रीजन भी होता है, क्यों है इसी प्रमोटर ने ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो करवानी होती है। तो इस तरह जब हम बना लेते हैं, यानी अब प्लाज्मिड है अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रमोटर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये चारों जीन्स मौजूद हैं प्लाज्मिड है अंदर। अब हमने इसे रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हा नाम दे दिया। अब ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हमने उठाए दोनों सेपरेटली और दो सेपरेट होस्ट बैक्टीरिया है अंदर डाल दिए। वो ई कोलाई भी हो सकता है और कोई अदर देन ई कोलाई बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई और अदर बैक्टीरिया, जब हमने रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड उठा के बैक्टीरिया में डाल दिया तो वो बैक्टीरिया भी जो है वो अब जीएमओ है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, या फिर आप उसे रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया नाम भी दे देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है बाद अब उस बैक्टीरिया है अंदर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट में एक्सप्रेस करना है, तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन चेन। अब होता ये है वो जो रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है आपने उसे उठाया, एक मशीन है अंदर डाल दिया, उस मशीन का नाम है फर्मेंटर। उस मशीन है अंदर आपने वो तमाम सहूलियात दे दी जो एक बैक्टीरिया ही नशोनुमा के लिए जरूरी है। मिसाल है तौर पर पीएच, टेम्परेचर, मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, वो सारी चीजें आपने उस फर्मेंटर है अंदर डाल दी। अब जब उसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिले है तो वो बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट के बाद बाइनरी फिशन के जरिए से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो जाहिर बात है उसके अंदर प्लाज्मिड भी डिवाइड होता है। प्लाज्मिड जब डिवाइड होता है तो जीन भी वो मल्टीप्लाई करेगा। जब जीन मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन बने ही और वो हर जीन जो है वो अपना एक्सप्रेशन करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट बने ही। अब हमने दो सेपरेट प्लाज्मिड डाले थे तो दोनों सेपरेट प्लाज्मिड से जो है वो हमें सेपरेट प्रोडक्ट मिले ही। एक प्लाज्मिड से हमें अल्फा चेन मिले ही, दूसरे प्लाज्मिड से हमें बीटा चेन मिले ही। लेकिन हमने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है बाद डाला था, प्रमोटर शुरू में था। अब प्रमोटर ने उसे ट्रांसक्रिप्शन किया तो पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली प्रोडक्ट बने ही, उसके बाद हमारी अल्फा चेन बने ही। इसी तरह इस प्लाज्मिड में भी पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली प्रोडक्ट बने ही, उसके बाद जो है वो बीटा चेन बने ही। इस तरह हमारे पास दो इंसुलिन चेन्स बनती हैं लेकिन वो फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ। तो हमें फिर प्रो इंसुलिन चेन्स मिलती हैं जो है होती हैं असल में फ्यूज्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज ए चेन, फ्यूज्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बी चेन। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा चेन चाहिए और बीटा चेन चाहिए, या फिर ए चेन चाहिए या बी चेन चाहिए। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिमूव करवाना है। तो फिर हम जब एक्सट्रैक्शन करते हैं ई कोलाई से, ई कोलाई से हम जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं फ्यूज्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज ए चेन और बी चेन। ये हमने उस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर ली, अलहदा कर ली, आइसोलेट कर ली।
अब आइसोलेट करने के बाद हम उस फ्यूज्ड प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं सियानोजेन ब्रोमाइड के साथ। जब इसे सियानोजेन ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो उसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइड वाला कंपाउंड होता है ये रिमूव हो जाता है। पीछे हमारे पास प्रोडक्ट जो बचती है वो ए चेन बचती है और बी चेन बचती है। रिमूव बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ऐड एथोडान। हम एथोडान डालते हैं। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो रिमूव हो जाता है तो पीछे ए चेन बचती है। ए चेन है शुरू वाला जो एथोडान होता है वो मिथियोनीन होता है। मिथियोनीन है पीछे हम एथोडान जो है वो ऐड करते हैं ताकि जो हमारी ट्रांसलेशन जो है वो आसान हो जाए। उसके बाद नंबर 7 स्टेप है फोल्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन। अब आपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिमूव कर दिया, ए चेन बी चेन आपको मिल गई है। अब आपने उन्हें दरमियान में फोल्डिंग और डाइसल्फाइड ब्रिज बनाना है और ये मेथड जो है ये प्रोसेस जो है वो आप इन विट्रो परफॉर्म करते हैं, यानी आप टेस्ट ट्यूब है अंदर परफॉर्म करते हैं। आपने वो ए चेन भी ली बी चेन भी ली, टेस्ट ट्यूब है अंदर डाल दी और उन दोनों चेन्स को आपने जो है वो सोडियम डाइसल्फोनेट या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट किया। जब आपने इन दोनों कंपाउंड के साथ ट्रीट किया तो वो ए चेन और बी चेन के दरमियान में जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन हो गई। अब आप ही जो ये जो प्रोडक्ट है ए चेन बी चेन उसके अंदर डाइसल्फाइड ब्रिज बन चुके हैं। एक के अंदर 21 अमाइनो एसिड है, एक के अंदर 30 अमाइनो एसिड है। वो आपस में ट्विस्ट हो है जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर है आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब आप क्या करें प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। अब आप इस स्टेप पर जाके उस अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई करें हैं। आप ये इंश्योर करें हैं, ये यकीन दहाने करें हैं कि वो जो आपने प्रोडक्ट फाइनल हासिल कर ली है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं, कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला कंपाउंड उसमें रह तो नहीं गया। ये सारी चीजें आप इंश्योर करने के बाद उसे प्योरीफाई करने के बाद आप उसे टेस्टिंग वाले स्टेप पे ले जाए हैं और आप उस इंसुलिन की इफेक्टिवनेस है वो उस बीमारी के अंदर कितनी असरअंदाज है, कितनी मौसर है, ये आप जानते हैं। उसके बाद उसकी क्वालिटी आप मैयर करें हैं तो ये जो हमने इंसुलिन प्योरीफाई कर ली है इसकी क्वालिटी प्लस क्वालिटी इसकी कैसी है और ये कितनी इफेक्टिवनेस है, ये कितनी इफेक्टिव है, ये सारी चीजें आप टेस्ट करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले उसे जो है वो बोतलों के अंदर डालते हैं, पैक कर लेते हैं और फिर उसे स्टोर किया जाता है और फिर उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मुख्तलिफ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ये परचेज करते हैं और फिर आपको ये मेडिकल स्टोर से जो है वो बोतलों की सूरत में मिलेगी और फिर आप इसे इंजेक्शन की मदद से इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें अंदर जो पैंक्रियाज है वो नॉर्मल अमाउंट है अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से ब्लड है अंदर जो ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं होता। तो ग्लूकोज है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन जो है वो फिर हमें आउटसाइड जो है वो इंजेक्ट करनी पड़ती है, हमें बाहर से जो है वो इसे जिस्म के अंदर इंजेक्ट करवाना पड़ता है ताकि जो है ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन किया जाए। तो ये मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।